आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। आज की स्टोरी है द स्टबर्न बेबी एलिफेंट। स्टबर्न मीन्स जिद्दी, है ना। बेबी एलिफेंट मतलब होता है छोटा एलिफेंट, एलिफेंट का बच्चा यानी बच्चा हाथी बोलते हैं इसको, है ना। बेबी एलिफेंट, जिद्दी बच्चा हाथी। अगर मैं यहां पर बोलूं यंग एलिफेंट, यंग एलिफेंट इसका मतलब क्या हो जाएगा? युवा हाथी। अगर मैं बोलूं ओल्ड एलिफेंट मतलब हो जाएगा बूढ़ा हाथी जो बूढ़ा हो गया है। और यहां पर लिखा है बेबी एलिफेंट मतलब बच्चा हाथी, मतलब छोटा सा हाथी जो होता है एलिफेंट का बच्चा। ओके, इतना समझ में आ गया आपको। देखिए आज हम क्या कुछ सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो वर्ड्स को कैसे रीड करना है, ट्रांसलेट करना, हार्ड वर्ड्स, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक स्ट्रक्चर को पकड़ के अपने को मन से कई सारे सेंटेंस हमें बनाने। ठीक है, देख लेते हैं, मजा आएगा आपको। ओके, देखिए क्या है, लॉन्ग टाइम अगो। देखो अब इतनी सी ये जो लाइन है, 3 वर्ड से आप क्या कुछ सीख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग मतलब होता है लंबा या काफी बड़ा अमाउंट को बोलते हैं लॉन्ग। टाइम मतलब समय, अगो मतलब होता है पहले, यानी लंबे समय पहले। तो पूरा अच्छे से इसका मीनिंग हो जाएगा काफी समय पहले, काफी समय पहले। जब भी अगो कहां लिखा आता है? जब पास्ट की बात की जाती, जब आप पास्ट में जाते हैं तब अगो की बात की जाती। जैसे कि मैं बोलूं 3 साल पहले, तो कैसे बोलूंगा 3 साल पहले को? 3 years ago, 3 years ago, है ना, THREE, 3 years ago। ठीक है, मैं बोलूं 2 सप्ताह पहले, 2 weeks ago। तो जब भी आपको कहना है कि इतने समय पहले, तो समय लिख दो और वहां पर लगा दो अगो। ठीक है, जैसे मैं बोलूं मैं राहुल से 2 दिन पहले मिला, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई मेट, मैं मिला, किसे मिला? राहुल से, तो यहां लिख दूंगा राहुल, आई मेट राहुल। 3 दिन पहले, तो क्या बोलूंगा? 3 days ago। समझ गए? आई मेट राहुल 3 days ago, मैं राहुल से 3 दिन पहले मिला, है ना। तो इस टाइप से 2 साल पहले, 2 years ago, ऐसे आप समझ सकते हैं। लॉन्ग टाइम अगो मतलब काफी समय पहले, लंबे समय पहले क्या हुआ था? इन अ हर्ड, इन मीन्स में, किस में? एक, हर्ड मतलब झुंड या ग्रुप की बात हो रही है ना। झुंड में या समूह में, किस चीज के समूह में? ऑफ का, किस चीज का समूह? एलिफेंट्स, हाथियों का। लंबे समय पहले, काफी समय पहले, इन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स मतलब हाथियों के झुंड में। अब आप बोलोगे सर हर्ड का मतलब झुंड होता है। ठीक है, ठीक है, ग्रुप को, यहां पर समूह को या झुंड को हमने क्या बोला है? हर्ड बोला है। जिस तरह से हाथियों के ग्रुप को हम क्या कहते हैं? हर्ड कहते हैं। वैसे ही अलग अलग चीजों के, एनिमल्स के ग्रुप को अलग अलग नाम दिया गया। ठीक है, ये जो वर्ड है ना हर्ड, ये कलेक्टिव नाउन है, जो किसी कलेक्शन को नाम दिया जाता है किसी चीज के। अभी अगली स्लाइड में देखो, क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखो कलेक्टिव नाउन्स क्या होती है? कलेक्टिव नाउन्स, नाउन्स का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज का नाम। ठीक है, किसी ग्रुप का नाम, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, उस सबको नाउन बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो कलेक्टिव नाउन मतलब ऐसी चीज का नाम होता है। ये क्या चीज है? आर वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स है यूज्ड, जो इस्तेमाल किए जाते हैं टू डिस्क्राइब मतलब दर्शाने के लिए। किस चीज को दर्शाने के लिए? ग्रुप्स ऑफ पीपल, ग्रुप्स मतलब समूह को। किसके समूह को? लोगों के समूह को। फिर लिखा है एनिमल्स, जानवरों के समूह को, और थिंग्स और चीजों के समूह को। एनिमल, पीपल और थिंग्स, इसके समूह को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाउन को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। हियर इज अ लिस्ट, यहां पर एक लिस्ट है ऑफ सम कॉमन कलेक्टिव नाउन्स। कुछ कॉमन कलेक्टिव नाउन है जो कि काफी यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, उसकी यहां पर लिस्ट है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। जैसे ये हर्ड लिखा हुआ है, हर्ड, ये क्या मतलब होता है हर्ड का? ये एक ऐसी चीज है, ये एक ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ कैटल। जो कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं घर के, गाय बैल ये सब, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं हर्ड। जैसे कि कैटल में आ जाता है आपका डियर आ जाता है ना, एलिफेंट्स आ जाते हैं, और अदर एनिमल। इन एनिमल के ग्रुप को भी हम क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको वही लिखा हुआ था, देखो पिछली स्लाइड में हर्ड लिखा है। हर्ड देखो, ये हर्ड लिखा हुआ है ना, ये आपको दिया है हर्ड। तो ये हर्ड क्या चीज है? देखो, अ ग्रुप ऑफ कैटल, डियर, एलिफेंट और अदर एनिमल, इसको बोलते हैं हम हर्ड। वैसे ही फ्लॉक किसके ग्रुप को बोलते हैं? फ्लॉक, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं बर्ड्स, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? फ्लॉक नाम दिया गया उनके कलेक्शन को, उनके ग्रुप को। स्पेशली जैसे शिप और गोट्स को भी
और विशेष करके जो शिप के जो ग्रुप होता है जो गोट्स का, उसको भी हम फ्लॉक कह देते हैं, ठीक है। पैक किसको बोला जाता है? अ ग्रुप ऑफ डॉग्स और वॉल्व्स, जो भेड़िया होता है, जो कुत्ते होते हैं, उनके ग्रुप को, भेड़ और कुत्ते के ग्रुप को हम क्या बोलते थे? पैक बोलते थे, पैक, है ना। स्कूल, स्कूल देखो एक स्कूल जहां पर आप पढ़ने जाते हैं, और ये स्कूल होता है अ ग्रुप ऑफ फिश, जो फिश होती फिश, उसके ग्रुप को भी, फिश के ग्रुप को भी आप स्कूल कहते हैं, स्कूल, है ना। स्वॉर्म, स्वॉर्म किसको बोलते हैं? अ लार्ज ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट होते हैं छोटे जीव, उनके ग्रुप का, जैसे कि लाइक बीज, मधुमक्खियां हो गई, फ्लाइज मतलब मक्खियां जो घर में उड़ती, फ्लाइज, उनके ग्रुप को हम स्वॉर्म बोल देते हैं। कॉलोनी किसको बोलते हैं भाई? अ ग्रुप ऑफ आंट्स, चींटियों के ग्रुप को, पेंगुइन के ग्रुप को, और अदर सोशल एनिमल जो हम पालते हैं एनिमल्स, उनके ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनी बोल देते हैं। टीम किसके ग्रुप को बोलते हैं भाई? अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का जो ग्रुप होता है, वर्किंग जो कि काम करते हैं, टुगेदर यानी साथ में, जो कि साथ में काम करने वाले लोग, ऑन अ कॉमन गोल, जिनका गोल एक ही होता है, एक ही लक्ष्य पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उसको बोलते हैं हम टीम। जैसे क्रिकेट की टीम होती है ना, फुटबॉल की टीम होती है, वैसे ही उनका गोल क्या होता है भाई? जीतना, सबका गोल एक ही होता है टीम में, ओके। वैसे क्रू, क्रू किसको बोलते हैं? क्रू, क्रू बोलते हैं इसको, ऐसे क्रू। अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ही ग्रुप है ये भी, वर्किंग टुगेदर, जो एक साथ काम करते हैं, ऑफन, अक्सर, ऑन अ शिप और एयरक्राफ्ट, या तो शिप में या फिर एयरक्राफ्ट में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके ग्रुप को क्रू बोल देते हैं, क्रू, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से और भी सारे, कई सारे हैं, आपको कुछ मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो ये कलेक्टिव नाउन है यहाँ पर, ठीक है। देखिए ओके, लॉन्ग टाइम अगो क्या हुआ? इन अ हर्ड, एक झुंड में, एक समूह में, किसके? ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड में क्या था भाई? देयर वॉज अ स्टबर्न बेबी एलिफेंट, एक था क्या था? एक जिद्दी बच्चा हाथी। हाथी के ग्रुप में एक क्या था? जिद्दी बच्चा हाथी था, मतलब एक छोटा हाथी था, बड़ा जिद्दी था, है ना, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर देयर का मतलब वहां होता है क्या? हाँ होता है, लेकिन यहां देयर का मतलब वहां नहीं है, ये एक सब्जेक्ट के जैसे इस्तेमाल किया गया है। किस सेंस में यहां देयर का इस्तेमाल किया है? चलो एक स्लाइड से मैं आपको समझा ही देता हूं, है ना। जैसे मैं बोलूं, अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं एक राजा था, क्या लिखना चाहूं? एक राजा था। सर आप बोलोगे एक के लिए तो अ लगा दिए, राजा की इंग्लिश होती है सर किंग, और था के लिए हमने लिख दिया वॉज। तो क्या सेंटेंस ऐसे बन जाएगा क्या? सब पहले इंग्लिश में हम क्या लिखते हैं? पहले सब्जेक्ट लिखते हैं ना, तो पहले अ किंग वॉज, बन गया सेंटेंस, बन गया क्या? गलत हो गया है। तो क्यों? क्योंकि आपने सब्जेक्ट तो लिख दिया एक राजा, और था के लिए वर्ब भी लगा दी वॉज, लेकिन ऑब्जेक्टिव पोर्शन में कुछ भी नहीं है, इसलिए सेंटेंस अधूरा सा लग रहा है, इनकम्प्लीट लग रहा है, अ किंग वॉज। तो ऐसी सिचुएशन जब आती है, तब हम सब्जेक्ट, इस अ किंग जो मेन सब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट नहीं बनाते, इसको हम वर्ब के बाद इधर लिखते हैं और देयर को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक राजा था, इस सेंटेंस को हम सही में ऐसा लिखते हैं, THERE देयर, फिर लिखते हैं वर्ब लिखते हैं वॉज। ये वर्ब किसके हिसाब से आई है? देयर के हिसाब से नहीं आई है, ये तो अ किंग के हिसाब से आई है। मेन सब्जेक्ट क्या है? एक राजा है, सिंगल की बात हो रही, इसलिए अ किंग लिखेंगे ना। देयर वॉज अ किंग, ये बन गया आपका सेंटेंस, ये है करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अगर मैं बोलूं दो लड़के थे, क्या बोलूं? दो लड़के थे, तो मैं क्या बोलूंगा? देयर, अब दो लड़कों की बात हो रही तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। देयर वर टू बॉयज, तो इस सेंस में देयर का इस्तेमाल हुआ। ये एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ये मेन सब्जेक्ट नहीं, रियल सब्जेक्ट नहीं, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, ताकि सेंटेंस कंप्लीट लगे, अधूरा ना लगे। क्यों है ये इंट्रोडक्टरी? मेन सब्जेक्ट क्यों नहीं? क्योंकि मेन सब्जेक्ट तो अ किंग है, यहां पर टू बॉयज, ये बॉयज सब्जेक्ट है, इसलिए तो इसके हिसाब से वर्ब आई है, वर। प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल वर्ब आ गई, वर, और यहां सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है ना। समझ गए देयर का यूज क्या हुआ, है ना। तो ऐसे ही इस सेंस में किया जाता है देयर का इस्तेमाल। यहां पर देखो अब एक बार, जैसे यहां पर क्या बोला था? देयर वॉज अ स्टबर्न बेबी एलिफेंट, मतलब एक जिद्दी बच्चा हाथी था, है ना। बहुत समय पहले इन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट, हाथियों के एक झुंड में क्या था भाई? एक बच्चा हाथी था। यहां वहां वाला फीलिंग इसका नहीं आ रहा है, वहां वाला सेंस, ठीक है। दैट, जो, दैट क्या है? कंजंक्शन है, इसके बाद एक और सेंटेंस चालू हो जाता है। दैट नेवर, जो कभी नहीं, लिसन मतलब सुनता था,
टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, जो अपने माता पिता की कभी भी नहीं सुनता था, उनकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानता था। जब भी आपको ये कहना हो कि वो मेरी बातें नहीं मानता, वो अपने माता पिता की बातें नहीं सुनता, तब लिसन के साथ आप टू का इस्तेमाल जरूर करना। जब भी लिसन आप लगाते हैं उसके साथ टू का इस्तेमाल जरूर ही करना है आपको, है ना, फिक्स है वो, ठीक है। किसकी बात, सुनने की बात हो रही, उसके सामने टू लगाकर ही लिखना है। जैसे कि मैं देखो एक एग्जांपल देता हूं ना, जैसे देखो राहुल मेरी बातें नहीं मानता, मेरी बातें नहीं मानता मतलब मेरी बातें नहीं सुनता, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता। इस सेंस में लिसन का इस्तेमाल कर सकते हो। राहुल मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता, मेरी नहीं सुनता, मेरी बातें नहीं मानता, तो हम ऐसा क्या लिख सकते हैं, राहुल मेरी बातें नहीं सुनता। तो यहां पर लिखेंगे डज नॉट लिसन टू मी, सेंटेंस खत्म। राहुल मेरी नहीं सुनता, मतलब मेरी बातें नहीं मानता। अब यहां पर सिंपल आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगा हुआ है, इसलिए डज लग गया, है ना। अगर मैं बोलूं राहुल ने मेरी बात नहीं मानी, ऐसा बोलूंगा तो कैसे बोलूंगा, पास्ट में चले जाएगा। राहुल डिड नॉट लिसन टू मी। हमें अपने माता पिता की बातें सुननी चाहिए, है ना, सुनना चाहिए, चाहिए के लिए शुड लग जाता है। वी शुड लिसन टू आवर पेरेंट्स, है ना, माता पिता की पेरेंट्स, ऐसे आप लिख सकते हैं। या फिर आप लिसन टू के बजाय आप ओबे, एक वर्ब होती OBEY, ओबे, ओबे का मतलब होता है आज्ञा की पालन करना, है ना। वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप लिसन लिखते हैं उसके बाद टू का प्रयोग आप करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से मैंने आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश की, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसी टाइप से आपको एक एक सेंटेंस को पढ़ के उसके स्ट्रक्चर को समझना है गाइस, ठीक है। एक एक स्ट्रक्चर को समझ के उस सेंटेंस को यूज करना है। 4-5 सेंटेंस अपने मन से बनाने हैं, तभी आपको रीडिंग का भरपूर फायदा मिल पाएगा। ओके, ठीक है, देख लेते हैं फिर से क्या है। तो अभी तक हमने क्या समझा, लॉन्ग टाइम्स अगो, काफी समय पहले, इन अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के एक झुंड में, देयर वाज अ स्टबर्न बेबी एलिफेंट, क्या था, एक जिद्दी बच्चा हाथी था उस झुंड में, दैट नेवर, जो कभी नहीं, लिसन मतलब सुनता था, टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, जो अपने माता पिता की कभी भी नहीं सुनता था। क्यों नहीं सुनता था भैया, वो जिद्दी था इसलिए तो नहीं सुनता था, है ना। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन द मड, एक सेंटेंस पूरा पढ़ना है फिर मीनिंग निकालना है ना। ही वॉज, वह था, क्या था, वेरी, बहुत, बहुत क्या था, फॉन्ड मतलब शौकीन था या पसंद करता था, या पसंद करता था या शौकीन था। ही वॉज वेरी फॉन्ड, किस चीज को शौकीन था, वो ऑफ लगाकर लिखना है, ऑफ प्लेइंग, खेलने का, क्या, कहां खेलने का, इन द मड, कीचड़ में, वो कीचड़ में खेलने का बहुत शौकीन था, उसे कीचड़ में खेलना बहुत पसंद था। तो अब यहां से क्या सीखना है हमें, यहां से हमें सीखना है ये फॉन्ड का इस्तेमाल कैसे करना है। ये फॉन्ड एक एडजेक्टिव है ना, एडजेक्टिव है। तो जब भी आपको कहना हो मुझे मैं ये काम करने का शौकीन हूं, मैं इस चीज का शौकीन हूं, या मुझे ये करना पसंद है ना, या मैं इसे बहुत लाइक करता हूं या वांट चाहता हूं, इस सेंस में फॉन्ट का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं ना। जैसे मुझे कार चलाना पसंद है, या मैं कार चलाने का शौकीन हूं, जो भी सेंस है आपका, जब भी आपके पसंद की बात आ जाती तो फॉन्ट का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक तो तरीका नॉर्मल वाला ऐसा है कि मुझे कार चलाना पसंद है, आप ऐसा लिख सकते हैं, आई लाइक ड्राइविंग द कार्स, मुझे कार चलाना पसंद है। या फिर फॉन्ट का इस्तेमाल कैसे लिख सकते हैं, आई एम, मैं हूं, क्या हूं, फॉन्ड मतलब शौकीन हूं, किस चीज का, ऑफ लगा के लिखो, आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं शौकीन हूं किस चीज का, चलाने का, क्या चलाने का, कार। तो यहां पर लिखना ड्राइविंग, क्या चलाने का, ड्राइविंग व्हाट, द कार्स। तो इस टाइप से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं बोलूं मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है, मतलब मैं इंग्लिश पढ़ाने का शौकीन हूं, तो मैं क्या लिख दूंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग, है ना, टीचिंग, पढ़ाने का शौकीन हूं। अब टीचिंग क्या, टीचिंग व्हाट, क्या पढ़ाने का, इंग्लिश, यहां लिख दिया इंग्लिश,
ठीक है। अगर आपको कोई चीज डायरेक्ट कुछ एक्शन कुछ करना पसंद है, हो सकता है आपको कोई चीज ही पसंद हो, जैसे मुझे कार पसंद है तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम फॉन्ड ऑफ कार्स, सीधे लिख दो कार्स। कोई एक्शन को अगर आप करना पसंद करते हैं तो ऑफ के बाद उसकी आईएनजी फॉर्म, जैसे टीचिंग, ड्राइव की आईएनजी फॉर्म ड्राइविंग, है ना, ये आप पसंद डायरेक्ट लिख सकते हैं। और डायरेक्ट किसी चीज के को ही पसंद करते हैं आप तो सीधे उस चीज को लिख दो, है ना। ऐसा क्यों होता है, देखो ये ऑफ क्या होती है, एक प्रेपोजिशन है जो फॉन्ड के साथ लगानी ही पड़ती है आपको। आप किस चीज के शौकीन नहीं है, अगर आपको बताना है तो फॉन्ड के साथ आपको ऑफ लगाना ही है। अगर वो चीज कोई काम है, कोई एक्शन है, तो उस एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे, जैसे टीचिंग हो गया, यहां पर ड्राइविंग हो गया। और डायरेक्ट आप किसी चीज को ही पसंद करते तो उस चीज को डायरेक्ट लिख दो आप, है ना। इस प्रेपोजिशन के बाद एक नाउन आना चाहिए, तो यहां पर हमने कार्स लिख दिया। यहां पर वर्ब अगर आती है तो उसका आईएनजी फॉर्म आता है, जिसको जेरंड बोलते हैं, है ना। हाई इंग्लिश जब आप पढ़ोगे, एडवांस इंग्लिश, तब आपको पता चलेगा, है ना। वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन रही है, इसको जेरंड बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो इस टाइप से आप चीजों को सीख सकते हैं ना। अब मैं इसको रफ कर देता हूं डायरेक्ट। कैसे करेंगे, इरेज ऑलिंग, ओके, ठीक है, चलो। तो यहां से पता चल गया आपको, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, ही वॉज वह था, वेरी बहुत, फॉन्ड मतलब शौकीन था या पसंद करता था। किस चीज का, ऑफ लगा के लिखना है, ऑफ प्लेइंग खेलने का शौकीन था, इन द मड मतलब कीचड़ में। जो हाथी का बच्चा था जो अपने पेरेंट्स की बिल्कुल नहीं सुनता था क्योंकि वो स्टबर्न था, जिद्दी था, वो ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग इन द मड, ठीक है। फिर क्या हुआ, बट लेकिन आफ्टर प्लेइंग, आफ्टर के बाद, किस चीज के बाद, प्लेइंग खेलने के बाद, लेकिन खेलने के बाद ही वुड नेवर वॉश हिमसेल्फ विद वाटर एंड सो। देखो यहां पर विद वाटर लिख देते और एंड सो ये कंजंक्शन उसके बाद आगे पढ़ेंगे ना। बट आफ्टर प्लेइंग, लेकिन खेलने के बाद, ही वुड नेवर वॉश। देखो नेवर को अगर मैं हटा दूं थोड़ी देर के लिए, नेवर को भूल जाओ, तो हम क्या बोलेंगे, ही सब्जेक्ट, ही वुड वॉश, वॉश मतलब धोना, इसका मतलब होता है ही वुड वॉश, वह धोता था या वह धोया करता था, ये मीनिंग आ जाएगा। बीच में लेकिन लग गया नेवर, मतलब वो कभी नहीं धोया करता था। ही वुड नेवर वॉश, वो कभी नहीं धोया करता था। क्या नहीं धोया करता था, हिमसेल्फ मतलब खुद को, वो खुद को कभी भी धोया नहीं करता था, साफ नहीं किया करता था। किस चीज से, विद मतलब से, किससे, विद वाटर पानी से, है ना। कीचड़ में तो खेलता था, बट आफ्टर प्लेइंग, लेकिन खेलने के बाद, ही वुड नेवर वॉश, वो कभी नहीं धोता था, साफ नहीं करता था, हिमसेल्फ खुद को, विद वाटर मतलब पानी से। अब आपको सिखाता हूं, ही के बाद ये वुड, और वुड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म। क्यों, क्योंकि वुड एक ऐसा वर्ड है जो जिसको मॉडल वर्ब बोलते हैं, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, नीड, डेयर, इस टाइप की कुछ वर्ड्स होते हैं। उसके बाद हमें वर्ब की बेस फॉर्म ही लगानी पड़ती, ठीक है। तो वुड के साथ वर्ब की जब बेस फॉर्म आती है तो किस सेंस में इस्तेमाल होता है वो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, है ना। जैसे कि देखो, जब भी आपको अपनी पास्ट की हैबिट बतानी, जैसे कि एक सेंटेंस में यहां पर लिखता हूं, मैं क्रिकेट खेला करता था। आप ऐसा ही बोल सकते हो ना, मैं क्रिकेट खेला करता था या मैं क्रिकेट खेलता था। पास्ट की आपकी हैबिट है, पहले आप ऐसा काम करते थे, अब नहीं करते। तो इसको बताने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, आई प्लेड क्रिकेट। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, आई प्लेड क्रिकेट का मतलब है मैं क्रिकेट खेलता था या मैं क्रिकेट खेला करता था। बिल्कुल सही तरीका है। दूसरा तरीका यह है, यूज्ड टू, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। ये दूसरा तरीका, यूज्ड टू के साथ वर्ब की बेस फॉर्म या डायरेक्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म V2 लगा दो। या एक तरीका जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो है वुड का इस्तेमाल करना, आई वुड प्ले क्रिकेट, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो जब भी आपको बताना है आप कुछ किया करते थे तो वुड के साथ पहले सब्जेक्ट लिख दो, फिर वुड, फिर वर्ब की बेस फॉर्म। जैसे मैं इंग्लिश, जैसे मान लो मैं इंग्लिश पढ़ाना छोड़ दिया और कुछ साल बाद मैं बोलूंगा अरे मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई वुड टीच, मैं पढ़ाया करता था क्या, इंग्लिश।
या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश या आई टॉट इंग्लिश, इस तरीके से, है ना। तो समझ गए वुड का इस्तेमाल किस सेंस में होता है, पास्ट की हैबिट को बताने, और कई सारे यूज है वुड के, लेकिन अभी फिलहाल हमने ये चीज सीखी जो बुक में अभी दी हुई है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है ना। देखो अब समझ गए यहां से, बट लेकिन आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, ही वुड नेवर वॉश, अब नेवर लग गया मतलब कभी नहीं करता था, वो कभी नहीं धोया करता था या धोता था, हिमसेल्फ मतलब खुद को धोता था या साफ करता था खुद को, विद वाटर पानी से, लेकिन पानी से वो कभी भी खुद को साफ नहीं करता था खेलने के बाद। ठीक है, ये उसकी बुरी आदत थी, है ना, कीचड़ में तो खेल लेता था लेकिन साफ नहीं करता था। एंड सो, और इसीलिए, और इसी वजह से या इसीलिए क्या हुआ, और इसीलिए हिज मदर, उसकी माँ, हिज मदर मतलब उसकी माँ, वुड बेद हिम, उसकी माँ उसे नहलाया करती। देखो वुड के बाद फिर वर्ब की बेस फॉर्म आ गई बेद, मतलब हिज मदर मतलब उसकी माँ, वुड बेद, बेद का मतलब नहाना भी होता है नहलाना भी होता है, नहलाती थी, हिम मतलब उसे, है ना। इसीलिए एंड सो हिज मदर उसकी माँ, वुड बेद, BATHE, बेद मतलब नहलाया करती थी, हिम मतलब उसे, इसलिए उसकी माँ उसे नहलाया करती थी। ठीक है, समझ गए, है ना। फॉर इट, इसके लिए, इस चीज के लिए कि वो कीचड़ में तो खेलता है लेकिन नहाता नहीं, उसकी माँ को उसे नहलाना पड़ता है बाद में, इसी सारी चीजों के लिए, फॉर इट इसके लिए, ही वॉज ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिज मदर, इस चीज के लिए ही वॉज ऑलवेज स्कोल्डेड मतलब उसे, ऑलवेज मीन्स हमेशा, स्कोल्डेड मतलब डांटा जाता था। ये जो वॉज जो है, वॉज के साथ आपने लिख दिया स्कोल्डेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस वॉज और स्कोल्डेड पूरे का मतलब है डांटा जाता था, है ना। ही वॉज स्कोल्डेड और ऑलवेज लग गया मतलब हमेशा, उसे हमेशा डांटा जाता था, बाय मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, बाय हिज, उसकी, मदर मतलब माँ, उसकी माँ के द्वारा, कि वो कीचड़ में खेलता है लेकिन नहाता नहीं, धोता नहीं खुद को अच्छे से पानी से, उसकी माँ को उसे वुड बेद, नहलाया करती थी उसे। और फॉर इट, और इसी की वजह से, इसके लिए, ही वॉज ऑलवेज स्कोल्डेड, उसे हमेशा डांटा जाता था, बाय हिज मदर, उसकी माँ के द्वारा। तो अब यहां समझते हैं, इस चीज को ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जब आती है, मैं ऐसे ही बोल के ही बता देता हूं, लिखता नहीं ना, जैसे मैं बोलूं ही वॉज, अगर ऐसा लिखे ही वॉज बीटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब उसे पीटा जाता था, है ना। अगर ऐसा लिख दूं ही वॉज टॉट, उसे पढ़ाया जाता था, है ना। ही वॉज टेकन, उसे ले जाया जाता था, कहां, आगे लिख सकते हो टू लगा के, है ना। तो इस टाइप से ही वॉज टॉट, उसे सिखाया जाता था, है ना। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पैसिव वॉइस है, यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है, इस पर काम किया जाता था कि पैसिव वॉइस है। ही वॉज ऑलवेज स्कोल्डेड, उसे हमेशा डांटा जाता था। इसको स्कोल्डेड में नहीं पढ़ना है, इसको ई का साउंड नहीं, ये वाला साउंड लाना है, स्कोल्डेड, स्कूल, SCHOOL, इसको क्या पढ़ेंगे, स्कूल नहीं, स्कूल, स्कोल्डेड, ऐसा है ना। ही वॉज ऑलवेज स्कोल्डेड बाय हिज मदर, उसे हमेशा उसकी मां के द्वारा डांटा जाता था। फॉर इट मतलब इस चीज के लिए। शी वुड, अब यहां मदर की बात की जा रही, शी वुड, एसएच का मतलब ये वाला साउंड निकलना चाहिए, शी वुड से, वह, देखो वुड के बाद फिर वर्ब की बेस फॉर्म आ गई, मतलब कहा करती थी या कहती थी। शी वुड से, वो कहती थी या कहा करती थी, क्या कहा करती थी, ये जो बात है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये बात वो कहा करती थी उसकी माँ, उस जो जिद्दी बच्चा आती था ना उसकी माँ। शी वुड से, वो कहती थी, वो कहा करती थी, क्या कहती थी, इफ यू डोंट वॉश अवे द मड, वॉश अवे का मतलब होता है धो के साफ करना, धोना, अच्छे से साफ करना, वॉश अवे, है ना। इफ यू, अगर तुम, डोंट वॉश अवे मतलब साफ करना, धो के साफ करने को बोलते हैं वॉश अवे। इफ यू डोंट वॉश अवे, अगर तुम साफ नहीं करोगे क्या, द मड, कीचड़ को, अगर तुम कीचड़ को साफ नहीं करोगे खेलने के बाद तो क्या होगा, यू वुड गेट, तुम्हें लग जाएगा, है ना। यू वुड गेट मतलब तुम्हें लग जाएगा, वुड के साथ गेट का मीनिंग है लग जाना कोई चीज, है ना। तुम्हें लग जाएगा, क्या लग जाएगा, इन्फेक्शन, संक्रमण लग जाएगा। और या स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा रोग,
त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित प्रॉब्लम्स तुम्हें लग जाएगी, यू वुड गेट, तुम्हें लग जाएगा, है ना। अगर मैं बोलूं तुम्हें सर्दी लग जाएगी, बोलते हैं ना, अरे ठंड में मत खेलो तुम्हें सर्दी लग जाएगी, तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी क्या बोलेंगे, यू वुड गेट कोल्ड, यू वुड गेट कोल्ड, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, है ना। तुम्हें बुखार लग जाएगा मतलब बुखार चढ़ जाएगा, कैसे बोलेंगे, यू वुड गेट फीवर, इस टाइप से, है ना। तुम्हें खांसी लग जाएगी, यू वुड गेट कफ, ठीक है, इस टाइप से। उसकी माँ क्या कहती है, शी वुड से, वो कहा करती थी अपने बच्चे को, अपने जिद्दी हाथी बच्चे को, इफ यू डोंट वॉश अवे द मड, अगर तुम धो के साफ नहीं करोगे कीचड़ को तो यू वुड गेट इन्फेक्शन, तुम्हें संक्रमण लग जाएगा, इन्फेक्शन लग जाएगा, और स्किन प्रॉब्लम या स्किन की, त्वचा की समस्याएं लग जाएंगी, ऐसा वो कहती थी। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, व्हेन, जब, द बेबी एलिफेंट, बच्चा हाथी, जब वो बच्चा हाथी, केम होम, घर आया, केम मतलब आया, कम की पास्ट फॉर्म है, कम यानी आना, केम यानी कि आया, है ना, कम, केम, कम ऐसे चलती ना। हाँ, वन डे व्हेन द बेबी एलिफेंट केम, जब बच्चा हाथी आया, कहाँ आया, होम मतलब घर आया, तब क्या हुआ, कब, आफ्टर प्लेइंग, खेलने के बाद, जब वो बच्चा हाथी खेलने के बाद घर आया, कहां पर खेलने के बाद, इन द मड, कीचड़ में। एक दिन जब वो बच्चा हाथी घर आया, आफ्टर प्लेइंग इन द मड, कीचड़ में खेलने के बाद, तब क्या हुआ, ही वॉज सो टायर्ड, वह था, सो मतलब इतना, टायर्ड मतलब थका हुआ, वह इतना थका हुआ था, दैट की, सो के साथ हमेशा दैट लगता है ना, इतना, वह इतना थका हुआ था, ही वॉज सो टायर्ड, वह इतना होशियार था, ही वॉज सो इंटेलिजेंट, वह इतना स्मार्ट था, ही वॉज सो स्मार्ट दैट की, इस टाइप का सेंस है ना, सो के साथ दैट लगाना पड़ता है थोड़ा। जब वो एक दिन खेल के आया घर कीचड़ में, तो क्या हुआ, ही वॉज सो टायर्ड, वो इतना थका हुआ था, दैट की ही ड्रॉप्ड अस्लीप, ड्रॉप की पास्ट फॉर्म, DROP, ड्रॉप की पास्ट फॉर्म क्या, ड्रॉप्ड, है ना, DROPPED, ड्रॉप्ड, ही ड्रॉप्ड अस्लीप, अस्लीप मतलब सोया हुआ या नींद में, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों वर्ड का, ड्रॉप्ड अस्लीप का मतलब होता है नींद में पड़ जाना, नींद में पड़ गया, है ना, ही ड्रॉप्ड अस्लीप, वह नींद में पड़ गया, उसे नींद आ गई, इतना ज्यादा थका हुआ था, ही वॉज सो टायर्ड दैट ही ड्रॉप्ड अस्लीप, कि वो नींद में पड़ गया, कैसे, विद मड के साथ ही, ऑन हिज बॉडी, उसके बॉडी में, है ना, के साथ, किसके साथ, कीचड़ के साथ ही, ऑन मतलब पर, हिज उसकी, बॉडी मतलब शरीर, उसके शरीर में कीचड़ लगा ही हुआ था, और वैसे ही वो क्या हो गया, ड्रॉप्ड अस्लीप मतलब नींद में पड़ गया, वैसे ही वो सो गया, इतना थका था कि नींद भर में वो सो गया अचानक से, और उसके कीचड़ में, उसके बॉडी में क्या था, पूरा कीचड़ लगा हुआ था, मड लगा हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, आफ्टर स्लीपिंग साउंडली, आफ्टर मतलब के बाद, किस चीज के बाद, स्लीपिंग मतलब सोने के बाद, सोने के बाद, साउंडली मतलब बड़े सुख से, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, है ना, एकदम शांति से, बड़े सुख से सोने के बाद, फॉर अ फ्यू आवर्स, फॉर मतलब के लिए, कब तक के लिए सोया, अ फ्यू मतलब कुछ, अ और फ्यू दोनों एक वर्ड है ना, इनका मतलब होता है कुछ, कुछ आवर्स मतलब घंटों, कुछ घंटों तक, कुछ घंटों के लिए सोने के बाद बड़े सुख से, है ना, क्या हुआ, ही वॉक अप, वह उठा, आफ्टर स्लीपिंग साउंडली फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों के लिए बड़े सुख से, बड़े शांति पूर्वक सोने के बाद क्या हुआ, ही वॉक अप, वह उठा, वेकअप की पास्ट फॉर्म है, WAKE, वेक अप का मतलब होता है उठना, और वॉक अप मतलब उठा, ही वॉक अप, वह उठा, फिर क्या हुआ, ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, फाइंड की पास्ट फॉर्म है, फाइंड, है ना, उसने क्या पाया, उसने क्या देखा, दैट की हिज एंटायर बॉडी, उसका पूरा शरीर, वॉज था, क्या था, वॉज कवर्ड मतलब ढका हुआ था या भरा हुआ था या सना हुआ था, किस चीज से, कवर्ड विद से, किस चीज से, विद टेरिबल रैसेस, टेरिबल मतलब भयानक या डरावने, रैसेस मतलब चकते, जब आपको मच्छर काटता है वहां पर खुजा देते हैं तो एक लाल सा चट्टा आ जाता है ना, उसको बोलते हैं रैसेस, है ना, तो टेरिबल मतलब बहुत अजीब तरह के भयानक डरावने चट्टों से, रैसेस से उसकी बॉडी क्या थी, बिल्कुल कवर हो गई थी, भर गई थी,
ठीक है, जब वो नींद से सो के उठा तो ही फाउंड, उसने पाया दैट कि हिज एंटायर बॉडी वॉज कवर्ड विद टेरिबल रैसेस। ठीक है, द बेबी वह बच्चा, द बेबी वह बच्चा, देखो अब द बेबी लग गया, क्यों? क्योंकि इसका जिक्र पहले हो चुका है ना। द बेबी एलिफेंट वह बच्चा हाथी, रस्ड मतलब भागा। कहीं आप तेजी से कहीं जाते हैं ना तो उसको रस बोलते हैं, RUSH रस। रस का मतलब होता है तेजी से कहीं जाना, तेजी से कहीं जाना या तेजी से किसी को कहीं ले जाना, उसको बोलते हैं रस। उसी की पास्ट फॉर्म है रस्ड, है ना। फिर क्या हुआ देखो, द बेबी एलिफेंट वो बच्चा हाथी, रस्ड मतलब तेजी से गया, भागा। कहां पर? टू हिज मदर अपनी मां के पास। कहीं आप जाते हैं तो टू लगा के लिखना है, रस्ड। द बेबी एलिफेंट रस्ड टू हिज मदर, वो अपनी मां के पास तेजी से गया, भागा। फिर क्या हुआ, हिज मदर उसकी मां ने क्या किया, रस्ड मतलब ले गई। देखो रस का मतलब भागना या कहीं पर जाना, और रस का मतलब होता है ले जाना, बताया। रस्ड मतलब ले गई, किसको? हिम मतलब उसे। कहां ले गई? टू लगा के लिखना है, टू अ स्किन डॉक्टर, एक स्किन डॉक्टर के पास ले गई, त्वचा डॉक्टर के पास ले गई, जो स्किन का इलाज करता है, आपकी त्वचा का इलाज करता है। ठीक है, तो यहां पर सीखने वाली बात है रस का मीनिंग क्या है। RUSH रस का मतलब क्या होता है? तेजी से कहीं जाना या किसी को तेजी से बड़े जल्दी जल्दी में कहीं ले जाना। तो यहाँ पर दोनों मीनिंग यहाँ पर दिख रहे हैं। हिज मदर उसकी माँ ने, रश्ड मतलब ले गई, तेजी से ले गई, जल्दी ले गई। हिम मतलब उसे कहाँ ले गई? टू अ स्किन डॉक्टर। आप बोल सकते सर ले जाने को टेक भी बोलते थे, आप पास्ट फॉर्म टुक भी तो लगा सकते थे। हिज मदर टुक हिम टू अ स्किन डॉक्टर, बिल्कुल सही है। टुक का मतलब सिर्फ ले जाना होता है, लेकिन तेजी से जल्दबाजी में हड़बड़ी में ले जाने को हम क्या बोलते हैं? रश्ड। ठीक है, उसकी रस की पास्ट फॉर्म रश्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। ओके, तो तेजी से जल्दी से उसकी माँ ने, बच्चा हाथी की माँ ने उसे डॉक्टर के पास ले गई। फिर क्या हुआ? द डॉक्टर टोल्ड हिम, डॉक्टर ने, टोल्ड मतलब कहा, हिम मतलब उसे, डॉक्टर ने उसे कहा। क्या कहा? ये जो बात है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई है, देखो यहां से यहां तक। उस बेबी एलिफेंट को उस डॉक्टर ने कुछ कहा। क्या कहा? द मड हैज कॉज्ड, ये जो मड है, जो कीचड़ है, कॉज का मतलब होता है उत्पन्न करना, कॉज्ड मतलब उत्पन्न किया है ना। हैज कॉज्ड है ना, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म है, हैज कॉज्ड। दिस द मड, कीचड़ ने, हैज कॉज्ड उत्पन्न किया है, कीचड़ ने उत्पन्न किया है। क्या उत्पन्न किया है? दीज रैसेस, इन चकतों को, इन रैसेस को। ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले, तुम खेल नहीं पाओगे। देखो यू वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्टकट फॉर्म है, विल नॉट, WI है, विल और नॉट को मिला के क्या लिख देते हैं? वॉन्ट लिख देते हैं ना। यू वॉन्ट बी, तुम नहीं, बी मतलब होना, नहीं हो पाओगे, एबल मतलब लायक या सक्षम, तुम सक्षम नहीं हो पाओगे, टू प्ले मतलब खेलने में। तो पूरा मीनिंग इसका अच्छे से निकालना चाहे तो क्या बोलेंगे? तुम सक्षम नहीं हो पाओगे खेलने में, मतलब तुम नहीं खेल पाओगे। यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले, तुम नहीं खेल पाओगे। अगर मुझे बोलना है तुम नहीं जा पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गो। तुम नहीं लिख पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू राइट। तुम नहीं पढ़ा पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू टीच। तुम इंग्लिश नहीं पढ़ा पाओगे, कैसे बोलेंगे? यू वॉन्ट बी एबल टू टीच इंग्लिश। तुम मुझे नहीं मार पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू किल मी। सही है, तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगे, यू वॉन्ट बी एबल टू फाइट विद मी। ठीक है, तो इस टाइप से इसको याद कर लो। यू वॉन्ट बी एबल टू प्ले, तुम खेल नहीं पाओगे, कहां पर? इन द मड, कीचड़ में, तुम कीचड़ में नहीं खेल पाओगे। फॉर मतलब के लिए, कब तक के लिए भाई? फॉर एटलीस्ट, कम से कम, अ वीक मतलब एक सप्ताह के लिए, कम से कम एक सप्ताह के लिए तुम कीचड़ में नहीं खेल पाओगे, है ना। फिर क्या हुआ? द बेबी एलिफेंट, वो जो बच्चा हाथी था, रियलाइज, वह मान गया है, उसने महसूस कर लिया, इस बात को उसने मान लिया। क्या मान लिया? हिज मिस्टेक, रियलाइज्ड हिज मिस्टेक मतलब उससे अपनी गलती का एहसास हो गया, वह मान लिया उसने अपनी गलती को, बेबी एलिफेंट ने। एंड और प्रॉमिस्ड, और वादा किया। किसने वादा किया? बेबी एलिफेंट ने, है ना। क्या वादा किया? क्या प्रॉमिस किया भाई? ईडी लगा ना, पास्ट फॉर्म। प्रॉमिस्ड हिज मदर, अपनी माँ से, उसने अपनी माँ से वादा किया। क्या वादा किया? वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, देखो यहां से यहां तक। क्या वादा किया? इन फ्यूचर, भविष्य में, आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा, इन द मड, कीचड़ में, ओनली इफ, केवल तब,
केवल तभी या केवल तब जब आई कैन, मैं धो सकूं, वॉश, आई कैन वॉश मतलब मैं धो सकूं, माई सेल्फ मतलब खुद को, क्लीन मतलब सफाई से, है ना। क्या बोला, क्या वादा किया, क्या प्रॉमिस किया अपनी मां से, इन फ्यूचर आई शैल प्ले इन द मड ओनली इफ आई कैन वॉश माई सेल्फ क्लीन, है ना। मैं खेलूंगा कीचड़ में फ्यूचर में, भविष्य में आगे चल के, ओनली इफ केवल तभी जब आई कैन वॉश, मैं धो पाऊं, मैं धो सकता हूं, है ना। माई सेल्फ मतलब खुद को, क्लीन मतलब सफाई से, जब मैं खुद को एकदम सफाई से धो सकूं, साफ कर सकूं, तभी मैं कीचड़ में खेलूंगा। ऐसा वादा किया अपनी मां से उस बेबी एलिफेंट ने, ठीक है। सॉरी गाइस। तो यहां से इसका मोरल क्या है, स्टोरी का क्या शिक्षा मिलती है, यू कैन हेल्प योर पेरेंट्स, आप हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, कैन मतलब सकना, यू कैन हेल्प, आप हेल्प कर सकते हैं, यू कैन गो, आप जा सकते हैं, यू कैन रीड, आप पढ़ सकते हैं, वैसे यू कैन हेल्प, आप हेल्प कर सकते हैं योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की, कैसे, बाय डूइंग, बाय मतलब के द्वारा, डूइंग मतलब करने के द्वारा, है ना, बाय डूइंग मतलब करके, क्या करके, बाय डूइंग योर वर्क योर सेल्फ, करके, योर वर्क मतलब अपना काम, योर सेल्फ मतलब खुद से, है ना। आप अपना काम खुद ही करके अपने माता पिता की मदद कर सकते हैं, अपना काम खुद से करो, उसी में क्या हो जाएगी, आपके माता पिता की मदद हो जाएगी, ठीक है। कैसी लगी आपको स्टोरी, कमेंट करके प्लीज मुझे बताइए। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है और किस तरह से मैं इंप्रूव कर सकता हूं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए। आपको और क्या चाहिए, आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं, आपके सजेशन आप हमें दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।